हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पिछले क्लास में। आज हम अपने टॉपिक को आगे की ओर प्रोग्रेस में लाएंगे और नई नई बातें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नई नई बातों को सीखते हैं। तो मेनली आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत बेहतर टॉपिक है। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक का जो टॉपिक है उन सब में सबसे बेहतर टॉपिक आपके सामने ही आने वाला है। ठीक है, बट उस टॉपिक को मैं शुरुआत में नहीं लेके आऊँगा क्योंकि सस्पेंस है वो। ठीक है, तो डायरेक्ट उस टॉपिक को मैं निकाल के नहीं लेके आऊँगा। मैं कुछ फालतू चीज़ें पहले पढ़ा लूँगा, फिर उसके बाद मैं उस टॉपिक पे पहुँचूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप सबको पता है कि जो कंडक्टर होता है उसको कंडक्टर, मतलब सबसे पहली बात तो कंडक्टर किसको कहते हैं यार, सब छोड़ो और अंदर से चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम अंदर से चलेंगे। दैट मीन्स मेनली हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम पकड़े, ठीक है, सब्सटेंस यदि हम पकड़े तो सब्सटेंस दो टाइप का होगा, या तो वो कंडक्टर होगा या तो वो इंसुलेटर होगा। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, कंडक्टर मतलब चालक होगा, ऐसा नहीं बस चलाने वाला, वो चालक नहीं। और इंसुलेटर मतलब कुचालक होगा, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कुचलने वाला चालक है। ठीक है, मतलब अलग अलग है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में देख रहे हैं कि अगर एक सब्सटेंस को हम डिवाइड करें तो दो टाइप के आपको मिलेंगे पदार्थ, एक तो कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। मेनली कंडक्टर हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनके अंदर अगर आप करंट ऐसे लगाएं, मतलब ऐसे आपने करंट टच कराया तो वो करंट पास होके आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स जिसमें करंट पास हो सकता है, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ सकता है जिसमें। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है तो उस पदार्थ को कंडक्टर कहेंगे। जैसे कि सपोज कर लिया मैंने कि मैं कुछ ऐसा ले लूँ जिसमें करंट पास कर सकता है। तो ये वायर है, इस वायर को आप देख पा रहे होंगे, ये वायर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसके दोनों एंड ऐसे कैसे हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था, आपको पता है क्यों ऐसे है। ठीक है, तो इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे, मतलब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप करंट देते हैं। लिया आप एडाप्टर, देखिए ये एडाप्टर है, इस एडाप्टर को ऐसे प्लग किया और इधर मोबाइल लिया, मोबाइल के अंदर ऐसे खोस दिया। तो क्या होता है, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इस एंड पे आ गया। इसका मतलब ये वायर क्या हो गया, ये वायर कंडक्टर हो गया। ठीक है, मेनली अब हम इस मार्कर को लें, अगर सपोज करते हैं मार्कर को लेते हैं और बोर्ड के अंदर ऐसे प्लग कर देते हैं तो इस एंड पे करंट आएगा, लेकिन वो करंट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है। बस सिंपल। ऐसा कोई भी पदार्थ, आपको बस क्या करना है, यही देखना है कि अगर ऐसा कोई भी पदार्थ है जिसको हम बोर्ड के अंदर लगाएं और उसके थ्रू करंट कहाँ आ जाए, पार होके, मतलब पास होके इस साइड आ जाए, उसके सेकेंड एंड पे आ जाए, इसका मतलब कंडक्टर है। अदरवाइज क्या है, वो इंसुलेटर है। आप जितने भी आपके घर में पदार्थ होंगे उन सबको लगा के बारी बारी चेक जरूर करिएगा। ठीक है, मिले ऐसा करिएगा मत, नहीं तो बाद में आप हमारे ऊपर FIR कर देंगे, वही कहे थे। ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आपको पता है कंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। मेनली कंडक्टर के अंदर आखिर होता क्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा होता है कि करंट पास हो रहा होता है। तो करंट पास हो रहा है तो कारण क्या है, करंट पास हो रहा है तो कारण क्या है। तो इसका कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे सब्सटेंस के अंदर देखा गया कि पहले से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करा पाते हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि देखिए सपोज कर लीजिए कि अगर आप जो बोर्ड लिए, मतलब जिस बोर्ड के अंदर आप प्लग कर रहे हैं उसके अंदर समझ लीजिए ना कि समुंदर है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन बस रुके हुए हैं, बस वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाता है जिसके हम आर पार चले जाएं। अरे यार सिंपल समझिए, सपोज करिए कि वायर है, इस एंड से इलेक्ट्रॉन आए दौड़ते इस एंड पे। अब इसके आगे कोई रास्ता है नहीं ना, जब रास्ता नहीं तो यहाँ पे रुके रहेंगे। जो ही रास्ता मिलेगा तुरंत पास कर जाएंगे, है ना। जो ही रास्ता मिलेगा तो ही क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। लेकिन ये पास तभी करेंगे जब वो रास्ता उनके चलने लायक रहेगा। रास्ता मिलने से नहीं होता है, रास्ता चलने लायक भी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम अगर एक व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के को चलने के लिए क्या चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने गाड़ी ली, हमने ही गाड़ी ले ली, कोई व्यक्ति क्यों लेते हैं, हमने ही गाड़ी ले ली, हम चल रहे हैं, तो हम कहाँ चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको कंक्रीट वाली रोड चाहिए, है कि नहीं है, मिली पक्की रोड चाहिए जिस पे मेरी गाड़ी चल सकती है ना। अब मैं यहाँ से चलाते गया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया गाड़ी और मैं चलाते गया। अब ऐसे किधर मैं जा रहा हूँ, साउथ में,
चलते जाऊँगा चलते जाऊँगा चलते जाऊँगा। मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया के एकदम साउथ ईस्ट पॉइंट पे पहुँचूंगा तो कहाँ पे पहुँचूंगा मैं? तमिलनाडु पहुँच गया, सपोज कर ले रहा हूँ, तमिलनाडु पहुँच गया, तमिलनाडु के एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुँच गया हूँ। अब इसके बाद रास्ता है मेरे पास? बंद हो गया रास्ता, है ना। अब उसके आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्या उसके आगे रास्ता नहीं है? वहाँ पे आप एक मछली डालिए, वो मछली रास्ता पकड़ के निकल लेगी। यानी मछली के चलने के लिए रास्ता है लेकिन मेरे चलने के लिए रास्ता नहीं है। यानी रास्ते सबके अलग अलग होते हैं, ये कहना चाहता हूँ मैं। वैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जब चल रहा होगा तो इसको जब आगे की ओर मतलब जो क्या बोलते हैं चलना है, तो उसको चलने के लिए उसके जैसा रास्ता चाहिए। समझ पा रहे हैं? वही मैं समझाना चाहता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ सकता है जब आगे फ्री इलेक्ट्रॉन होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वाला रास्ता होगा। इलेक्ट्रॉन मूव तभी कर पा रहा है क्योंकि आगे फ्री इलेक्ट्रॉन है, आगे भी इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हीं को देख के तो चलेगा। हम गाड़ी चला रहे हैं किसी रोड पे तो इसका मतलब आगे कोई व्यक्ति दिख रहा होगा या आगे उस रास्ते पे कभी कोई व्यक्ति गया होगा तभी तो हम जाएंगे। अब पानी के अंदर किसी ने गाड़ी आज तक नहीं चलाई, इसीलिए हम लोग नहीं चलाते हैं, है कि नहीं है? अरे हम कार अगर देख लें कोई व्यक्ति पानी के अंदर कार चला रहा है अपनी, तो इसका मतलब हम भी घुसा देंगे, हम भी चलाएंगे। लेकिन आगे कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कार चला रहा है पानी के अंदर, तो हम कैसे चलाएंगे? क्लियर? क्लियर। तो मेनली होता क्या है कि भाई कंडक्टर उसे कहते हैं जो क्या करवा पाए, इस इलेक्ट्रॉन को आगे दौड़ा पाए, और आगे दौड़ाने का मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रहा? जब ये इलेक्ट्रॉन देखेगा कि आगे भी इलेक्ट्रॉन है तो इनको धक्का मार मार के आगे दौड़ा रहे होंगे। समझ में आ गया? यानी इस रास्ते पे चल रहे होंगे। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक सेकेंड देंगे, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, बस देख लें। देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तभी दौड़ेगा जब आगे क्या मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी एक्चुअल में दो लोगों में मिलती है। पहला जो होता है मेटल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। तो फ्री इलेक्ट्रॉन में मिलने की टेंडेंसी किनके पास है? दो लोगों के पास, एक तो मेटल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य। इसलिए कंडक्टर जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे मेटालिक कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर, और एक होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन है सर कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रही होगी, किसके द्वारा पास हो रही होगी? तो मेटालिक कंडक्टर की सिचुएशन समझिए, मेटालिक कंडक्टर का पोर्शन समझिए। तो मेटालिक मतलब मेटल। अब मेनली मेटल मतलब जब भी आपके कानों के अंदर आवाज़ जाती है मेटल, तो उसके साथ साथ हल्की आवाज़ में ये भी जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। दैट मीन्स मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब फ्री छोड़े रखता है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। कौन इलेक्ट्रॉन मांगेंगे? किसके पास जाएंगे? किससे इलेक्ट्रॉन मांगोगे? मेटल से। है बस में धरती पे जो मेटल होते हैं इनको पैदा ही इसीलिए किया गया है ताकि ये इलेक्ट्रॉन अपना बांटे। समझ पा रहा है? कोई भी आएगा मांगेगा इलेक्ट्रॉन, एक चाहिए दो ले लो, जाओ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मेटल काम करता है। क्लियर? तो मेनली मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तो हम ये समझते हैं कि एक एटम है, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मेटल तो भाई क्या है, राजा हरिश्चंद्र की कॉपी करना चाह रहा है कि हम बहुत बड़े क्या है, दानवीर हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके पास कैसा चार्ज आएगा? इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। कभी भी कोई क्या बोलते हैं एलिमेंट अपने अंदर से, कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। सीधी बात है। क्यों प्लस चार्ज? क्योंकि भाई पॉजिटिव तो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तुमने कम कर दिया, है ना। जबकि पहले आपको पता है कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब जब तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया ना, तो इसलिए प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने फेंके रहता है ना। तो इसमें जो करंट पास होता है मेटालिक कंडक्टर में, उसका कारण क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास होता है, या सीधा सीधा बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन के कारण पास हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करा रहे होते हैं लाइट को, एक्चुअल में आयंस पास करा रहे होते हैं। कौन पास करा रहे होते हैं? आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होके चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल बताऊं कैसे, तो जैसे NaCl क्या है? एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो मेनली NaCl को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, तो ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा? Na+Cl-।
अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन, ठीक है। और ये आयन के पास भी क्या है, चार्ज है, ये भी क्या है, चार्ज ही तो है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज अ चार्ज पार्टिकल, एंड ये भी क्या है, इट इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल। समझना ध्यान से, ये भी चार्ज पार्टिकल है। और हमने धरती पे ये जाना है, जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से ये जाना कि चार्ज पार्टिकल यदि दौड़ रहा है तभी करंट पास होगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ करंट, पहले करंट भी तो समझ लो भाई। करंट का मतलब कभी मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है वही करंट है, नहीं, चार्ज पार्टिकल दौड़ेगा करंट पैदा होगा। चार्ज पार्टिकल दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन करंट पैदा होगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को तुम दौड़ाओगे तो करंट पैदा होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक। यहां पे चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन यहाँ पे पास कैसे होगा, यहाँ पे पास होगा आयंस के थ्रू। ये कौन सा आयन है, देखो अब आयन क्या होता है ये भी समझ लो। एक एटम है तो एटम अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घुमक्कड़ होता है, बाहर घूम रहा होता है। अब उसी के अंदर छेड़छाड़ होती है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी वो निकल के दूसरे में चला जाता है और कभी उसके पास कोई और एक्स्ट्रा आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो अगर एटम के अंदर छेड़छाड़ हुई तो अब वो न्यूट्रल नहीं न रहेगा, चार्जेस के बीच में डिसबैलेंस आ जाएगा। पहले जीरो चार्जेस थे क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना प्रोटॉन पे, तो टोटल चार्ज जीरो हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, देखिए मैं प्रोटॉन को स्टॉप रखा हूँ क्योंकि प्रोटॉन कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो अगर एक एटम के ऊपर प्लस या माइनस यानी चार्ज आ जाता है तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। क्लियर है, आई बात समझ में, याद रखेंगे इस चीज़ को कि प्लस या माइनस आ गया तो इसी को क्या बोलते हैं, आयन। अब अगर सपोज कर लो प्लस आयन आ गया, जैसे सोडियम है तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये भी आयन बन गया ना, सोडियम आयन। और प्लस आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, हिंदी में बोलते हैं धनायन, ठीक है। और Cl माइनस यानी एनायन, और हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। क्लियर है। तो कंडक्टर जिसमें करंट पास हो सकता है, कितने टाइप के, दो टाइप के, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में करंट किसके थ्रू पास होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। मेनली करंट पास होने का मतलब करंट कैसे बनेगा, चार्ज पार्टिकल के दौड़ने से बनेगा। तो इसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट पास होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर के अंदर आयंस के दौड़ने से होता है। तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या, तो केमिकल होते हैं, कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयन के फॉर्म में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर के अंदर हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठेगा आयनिक कंपाउंड मतलब, तो मैं एक आंसर दे दूंगा, ऐसे लिख दूंगा आयनिक यौगिक, बस समझ लीजिए अब, ठीक, बस समझ गए होंगे आप लोग। आयनिक यौगिक मतलब जिनमें आयन, मतलब ऐसे यौगिक जिसके अंदर क्या हो, आयन है, आयनों के मिलने से बने हैं। ये Na प्लस है, प्लस चार्ज लेके बैठा है, ये Cl माइनस है, माइनस चार्ज लेके बैठा है। ये जानता है कि हम करंट मार रहे हैं और हम करंट मार रहे हैं तो कोनो नहीं पकड़ेगा। Na प्लस भी, Na पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये भी करंट मार रहा है, इसको भी कोई नहीं पकड़ेगा। तो ये अपने करंट को डाउन करना चाहेंगे ताकि कोई पकड़े, ताकि किसी के साथ हम भी रह पाएँ। तो इसलिए अपने चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये Na प्लस Cl के साथ मिल जाएगा, ताकि जितना इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है दैट मीन्स प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आया है, और इसके ऊपर माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये दोनों मिल जाए तो टोटल चार्ज क्या बना दें, जीरो, ताकि न्यूट्रल हो जाए ये दोनों, ताकि ये भी किसी के काम आ सके। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। तो न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करके ये कंपाउंड बनाएंगे, तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखेंगे कंडक्टर मतलब चालक, और चालक यहाँ पे हमारे सामने दो होंगे, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। हिंदी भी लिख सकते हैं इनका, मेटालिक मतलब धात्विक चालक, और इसको बोलेंगे हम लोग वैद्युत अपघट्य चालक। ठीक है, वैद्युत अपघट्य चालकों में करंट कैसे पास होता है, आयन के माध्यम से, कैटायन और एनायन के माध्यम से, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मेटालिक कंडक्टर के अंदर एक और बात रह गई है, उसको हम बता देते हैं। तो जैसे मेटल होता है हमारा, कहीं है जगह, बिल्कुल है, बहुत जगह है, अभी तुम्हारे लिए जगह बना दिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो। थोड़ा सा ये इसके बारे में तो क्या ज़्यादा जगह दे उसको। मेनली अगर सपोज करें कि हम एक मेटल लिए हैं, तो इस मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे। इन एटम की खासियत ये है कि देखो, ये है क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज, और बाहर कौन होगा, माइनस चार्ज, है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज।
प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? ये सब इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, तो मेनली ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से निकलते हैं। आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये कि सबसे बाहरी वाले से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जैसे अब ये भी समझ लो कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होंगी। इन कक्षाओं में जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन तो अंदर बैठे रहेंगे। समझ में आया? तब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पूरे एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ गया, है ना। अब इस प्लस चार्ज को पकड़ो और इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, ध्यान से सुनना। क्या ये प्लस चार्ज बेचारा एक जगह से दूसरी जगह भागेगा, दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। ये क्यों दौड़ेगा भाई? इसके पास तो मतलब ये पूरा का पूरा साम्राज्य है, समझ लो, एक पूरा का पूरा अपने आप में क्या है? साम्राज्य है। अब ये ध्यान से समझो, ये अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के नहीं ना भाग सकता, ये उसका पूरा का पूरा डेंसिटी। तो एक एटम यहीं पे रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, है ना। ये नहीं दौड़ेगा। दौड़ेगा कौन? फ्री कौन हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन राज छोड़ के, साम्राज्य छोड़ के भागा है, तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मूव करेगा, बहुत थोड़ा सा मूव करेगा। नॉर्मली अगर हम कोई भी क्या बोलते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख रहे हैं या कोई भी करंट नहीं डाल रहे हैं या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का हल्का दौड़ेंगे, है ना। लेकिन ये मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जबकि ये मूव करेंगे नहीं। चार्ज तो ये भी है। चार्ज की बात की जाए तो इस एटम के ऊपर भी चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है, लेकिन क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये मूव करेगा क्योंकि ये फ्री है अभी। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्ज। ये बेचारा बंधा हुआ है, ये नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जी है, इसके चारों ओर है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और उनके साथ इनको बांध के रखा हुआ है बेचारा। इसके पास पूरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भरा हुआ है, ये नहीं दौड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड चार्ज बोलेंगे। और जबकि ये क्या है? फ्री है। ये क्या है? फ्री है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बाउंड चार्ज किसको बोलते हैं और फ्री चार्ज किसको बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, पहले इतना नोट करिए, फिर इंसुलेटर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखेंगे इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर यानी कुचालक। अब कुचालक क्या होता है? तो मेनली कुचालक जिनका न्यूक्लियस अलाउ ही नहीं करता कि बेटा इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकलो। ठीक है, बहुत पाबंदी है इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे। ये रहा न्यूक्लियस, ये क्या है? चारों ओर सेल बनी हुई है, समझ में आ रहा है। और मेनली किंग कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये बेचारे इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉन को इतनी भयंकर पाबंदी में रखा गया है कि बेचारे अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मजबूर हो रहे होंगे, लेकिन न्यूक्लियस का इतना भयंकर इनके ऊपर प्रेशर है कि ये थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते। जबकि मेटल के अंदर क्या था? मेटल के अंदर ऐसा नहीं था कि ये रहा पॉजिटिव, ये रहा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है, छोड़ देता है, जाओ जो जिसका जो मन करे करो। तो मेटल की कहानी ये होती है, समझ में आया? यानी मेटल यानी कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ऐसी कहानी चल रही होती है कि जो उसके एटम होते हैं, उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर जो न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है थोड़ा सा कम होता है। समझ में आ रहा है? इतनी पाबंदियाँ नहीं होती हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन घूम टहल रहा होता है। ठीक है, साम्राज्य से बाहर जाके दूसरे साम्राज्य के अंदर भी एंट्री मार लेता है। ठीक है, जबकि इंसुलेटर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हिल ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या राजतंत्र है, ऐसे समझिए, न्यूक्लियस के अनुसार चलना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को हिल नहीं सकते बेचारे सब, भले ही सबसे आखिरी में है, चाहे तो सब फरार हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस एक एक के ऊपर बहुत खतरनाक निगरानी रखे हुआ है। तो इसका मतलब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अगर सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और देखेगा इधर तो बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है, इधर तो इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है? ज़बरदस्ती दाब, मतलब ज़बरदस्ती उनको क्या किया? दबा के अंदर बंद किया गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक आएगा और देखेगा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक को फ्री नहीं है, और मैं अगर गलती से एंट्री मार गया तो मैं भी गया। समझ में आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इनमें पास करेगा नहीं, ऐसे एटम में पास ही नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कभी भी करंट पास हो ही नहीं होगा, क्योंकि सभी चार्ज पार्टिकल क्या है? बंद है ना। उनके ऊपर पाबंदी है कि हिलना नहीं है कहीं। समझ में आ रहा है? तो जब तक वो दौड़ेंगे नहीं तब तक करंट पास नहीं होगा, तो इसमें करंट पास होने की प्रोबेबिलिटी है नहीं। और बाहर से अगर तुम करंट दे भी दे रहे हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन देख के हाईली डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों की खतरनाक दुर्दशा है। समझ में आया? गलती से हमने एंट्री मार ली तो हम भी नहीं बाहर आ पाएंगे, तो फिर ये यहीं तक रुक जाएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना। इसीलिए इस मार्कर को जब क्या करेंगे, ऐसे प्लग कर दिया हम लोगों ने किसके अंदर? बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इसके अंदर जाने की कैपेबिलिटी इनके पास नहीं है। अब आप चाहते हो अगर कि इनको बाहर निकालना,
आप चाह रहे हो, आपकी इच्छा है कि आप इसको क्या कर लो, इनके इलेक्ट्रॉन को भी रन कराओ, तो इसके लिए एक बड़ी पावर को लेके आना पड़ेगा। अगर आप पहले के ज़माने में चले जाइए तो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें क्या होता था कि लोग गुलामी कर रहे होते थे, है ना। लोग बड़े मजबूत, मतलब बहुत हट्टे कट्टे लोग भी क्या कर रहे थे, गुलामी कर रहे होते थे, समझ में आ रहा है। तो वो क्या है, वो एक पाबंदी के अंदर, एक कंडीशंस के अंदर क्या है, सब के सब इसके मतलब घिरे हुए हैं, उनसे वो बाहर नहीं जा सकते, एक लिमिट है उनकी, ठीक है। फिर अचानक से क्या आती है, कोई योद्धा लेके आता है क्रांति, और क्रांति आती है, उसके बाद फिर तब आज़ादी आती है, समझ में आ रहा है। और वो क्रांति क्या होगी कि इनके बगल में आप क्या करिए, बहुत भयंकर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दीजिए, समझ में आ रहा है। तो ये जो एटम है जो अभी खतरनाक तरीके से अपने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो अभी अपने न्यूक्लियस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इनके ऊपर तगड़ा फोर्स लगाया हुआ है। एक जब क्रांति लेके आ जाओगे, दैट मीन्स बगलिए में एक तो खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दोगे, तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान देना, क्या होगा। मान लो सपोज कर लो कि खतरनाक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। अब ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि यार ये जो न्यूक्लियस है जितने फोर्स के साथ रखा हुआ है, दुगुना फोर्स तो किसके पास है, इसके पास है। बस इसके बाद ये क्या करेंगे, छोड़ के निकल जाएंगे। और इस टर्मिनोलॉजी को आप आगे जाके देखोगे तो पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, समझ में आया। यानी ये इंसुलेटर भी क्या बन जाएगा, एक समय के बाद कंडक्टर बनेगा, जब उसके सामने बहुत भयंकर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के रखोगे। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डीप में अगर समझाऊं तो अगर कई लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन की खोज के दौरान हम लोगों ने एक ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इनर्ट गैस डाला था। कौन सी गैस डाली थी, इनर्ट गैस। एक्चुअल में हमारा मोटिव क्या था, बादल कड़काना, सॉरी बिजली कड़काना, है ना। हम चाहते थे कि बिजली कड़के धरती पे, वो भी उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही तो सोच रखी थी कि जो बिजली ऊपर कड़क रही है वो लैब में भी कड़क सकती है, यानी वो बिजली यहाँ नीचे भी बन सकती है लैब में भी, ठीक है। और उसके लिए ही वो खोज चल रही थी मेनली। तो मेनली हुआ क्या था, आप अगर ध्यान से समझें तो मेनली बीच में क्या डाला गया था, हीलियम गैस डाला गया था, ये हीलियम गैस है। और यहाँ पे एनोड प्लेट रखी गई थी, इधर कैथोड प्लेट रखी गई थी। इसको लाके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कैथोड प्लेट को और एनोड प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया था। अब जब कनेक्ट किया गया था तो ये हीलियम गैस थी। इस हीलियम गैस की कहानी को समझिएगा। मेनली हीलियम गैस एक ऐसी गैस है, या सिंपल समझा जाए, हीलियम एटम एक ऐसा एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉनों की हेरा फेरी बिल्कुल नहीं करता है। उसको हल्का सा भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर जाएं, ना हमको चाहिए ना हम देंगे, दोनों वाली बात है। वो किसी से रिश्ता नहीं रखते हैं भाई। इनके इलेक्ट्रॉन अपने क्या बोलते हैं न्यूक्लियस के साथ खुश हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन ना बाहर जाएंगे और ना इनके अंदर कोई नया इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। तो हीलियम इस टाइप के हैं, इनर्ट गैस इसीलिए बोला जाता है। मेनली हीलियम को किसकी जगह पे रखा गया था, तो एयर की जगह पे रखा गया था। जैसे एयर की अगर मैं बात करूँ तो एयर अपने आप में क्या है, इट इज़ ए इंसुलेटर। यस और नो, कैसे सर, कैसे बताइए, हमको नहीं फील हो रहा है, फील होगा अभी। आप देखते हैं बहुत सारा क्या बोलते हैं, पोल पर से लाइट जा रही है, करंट पास हो रहा है। अच्छा, आप पोल के नीचे खड़े हैं, सपोज करिए जो वायर है, ये पोल है, 11,000 वोल्ट का है ये, ठीक है, और ऊपर से वायर गया है, नीचे आप खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर तार को देख रहे हैं। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि वो करंट आपके शरीर में आ गया है और ये थॉर वाली शक्ति आ गई हो आपके पास? नहीं, ऐसा कभी हुआ है? आखिर क्यों? आखिर बीच में मीडियम है ना, बीच में क्या है बताइए, हवा ही तो है। अगर ये हवा ट्रांसपोर्ट करा पाती तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते कि नहीं आ जाते, कि नहीं आ जाते। मेनली सपोज करिए पानी आ रहा है, और ऐसे पानी आ रहा है कि भाई ये 11,000 वोल्ट से कंटिन्यूअस पानी है, कनेक्टेड है पानी, तब आ जाएगा, करंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब पानी तो कंडक्टर बन गया ना भाई, लेकिन हवा कंडक्टर नहीं है, हवा इज इंसुलेटर। और इस हवा की जगह पे हम लोगों ने हीलियम को रखा था, क्योंकि हीलियम भी सेम काम करता है जैसे हवा काम करती है। हवा भी इंसुलेटर है, हीलियम भी इंसुलेटर है। हवा के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, हीलियम के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ में आया। लेकिन जब हम लोगों ने इस हीलियम को कहाँ पे रखा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा, तो ये हीलियम क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। इस हीलियम के अंदर से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला। आया समझ में, क्या निकल गया, हीलियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला। और ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गया, एनोड प्लेट की ओर। और इसी को हम लोगों ने नाम दिया कैथोड रे। शुरुआती दौर में कैथोड रे बोला, और कल के डेट में क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। स्टोनी साहब ने इसी का नाम क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन। एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन साहब ने, तो हुआ कि नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ यहाँ पे, गेम में क्या आया,
तो गेम में कुछ आया वाया नहीं हुआ, ये कि हमने इसके इलेक्ट्रॉनों को उसकी लिमिट क्रॉस करना सिखाया। कैसे? यहाँ पे सब क्या थे? माइनस, यहाँ पे क्या थे? प्लस, और यहाँ था अपना हीलियम। हीलियम के अंदर 2 प्लस चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने देखा कि यार जितनी पावर इस न्यूक्लियस के पास है हमको खींच के रखने की, उससे कई गुना पावर है इसके पास। यानी हायर इलेक्ट्रिक फील्ड डाली थी आपने, 10,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड डाली थी आपने, है कि नहीं है? 10,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब समझ रहे हैं? एक पंखा वंखा जो है आपका, सॉरी आपके पूरे घर की जो बिजली है वो मैक्सिमम 200 से 220 या 250 वोल्ट के भीतर चल रही है। समझ में आ रहा है? ये 10,000 वोल्टेज है, समझ पा रहे हैं? कई घरों की लाइट इससे काम कर सकती है, ठीक है? उतना भयंकर वोल्टेज आपने दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकेंगे, सीधी बात है, क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो आगे जाके इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर है? यानी हम इंसुलेटर को, जो मेरा मोटिव है पहले उसको समझाना चाहता हूँ। मेरा मोटिव है कि ये समझाना कि एक्चुअल में इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जब मैं हाई वोल्टेज दूंगा तो ये भी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगा। है क्या यार, आखिर ये लिमिट है क्या? आखिर क्यों ये नहीं छोड़ रहा है? तो मेनली क्या है कि एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण खींचे होता है ना? खींचे होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बहुत तगड़ा होता है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंडक्टर की अपेक्षा, ठीक है, कंडक्टर की अपेक्षा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो तगड़ा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचे रहते हैं। अब मैंने अगर प्लस चार्ज ले आया और बहुत तगड़ा वाला प्लस चार्ज लाया तो यहाँ का यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा हाँ या ना? ये किसके बीच में होगा? एनोड प्लेट और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ पे किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन और एनोड प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तगड़ा हो जाएगा। किससे? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो सीधी बात है ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये खींच लेगा। समझ में नहीं आया? क्लियर है? जैसे इस मार्कर के अंदर समझो, मार्कर है ना, तो इस मार्कर के अंदर कोई करंट है, कोई चार्ज है? नहीं है। ऐसे मैं अगर घिस दूंगा तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? क्लियर है? हाँ या ना? ठीक। तो आई थिंक आपको इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नॉर्मल लेवल पे इंसुलेटर ऐसा कुछ नहीं करता है, वो तो मैंने बहुत हाइपर लेवल पे ले जाके आपको सचवाया है। क्या आप एक्स्ट्रा लेवल पे भी सोचो कि इंसुलेटर ऐसा कर सकता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। क्या क्या समझ में आ गया? व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर? क्लियर है? अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, इसको नोट करिए। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग कि मेनली हमारा जो कंडक्टर है, देखो हमारा लेना देना अभी फिलहाल में कंडक्टर से है, ठीक है? हम कब पढ़ ही क्या रहे हैं? फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करता है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से बिलोंग करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भैया कंडक्टर चाहिए, इंसुलेटर लेकर करेंगे क्या जिसमें बिजली नहीं पैदा हो सकती है कि नहीं है? तो हम कंडक्टर को ही लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर उठाएंगे और एक तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर ले फेंक देंगे। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर, ठीक है? मेनली हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी कंडक्टर ले रहा हूँ। अच्छा कंडक्टर मतलब फील आ रहा है ना? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंडक्टर? यार कंडक्टर मतलब मेटल ले लो ना, हमारे पास वही पॉसिबल है फिलहाल में, तो वही लूंगा। कंडक्टर दो टाइप के ना, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। अब कौन सा लोगे तुम? इलेक्ट्रोलाइटिक लेके आओगे, कंपाउंड लेके आओगे? तुम्हारे बस से इतना, मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए क्रिटिकल है ना, तुम्हारे बस में नहीं है, इसको हटाओ। तुम्हारे पास मेटल है ना, उसको लेके जाओ। कंडक्टर है ना भाई, वो बात करता। तो मेटालिक कंडक्टर पकड़ेंगे। अब मेटालिक कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, मेटालिक कंडक्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी हमने लोहे की बॉल ले ली, वो क्या है? इट इज़ अ मेटालिक कंडक्टर। अब इसको मैं सपोज कर लो इस बोर्ड के ऊपर, सपोज कर लो ये जो बोर्ड है अपना, ये पूरा का पूरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है। इसके ऊपर ऐसे मैंने ला के लोहे की बॉल को रख दिया, तो क्या क्या होगा, क्या क्या बिहेवियर शो करेगा वो कंडक्टर, इसी को देखना है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं? तो बिहेवियर देख रहा हूं मैं, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं रखूंगा तो क्या क्या बिहेवियर शो करेगा, इसको देखते हैं हम लोग। मेनली हमारा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, सपोज कर लो, तो ये प्लस है इधर, ऐसे रखता हूँ मैं,
ये कंडक्टर, पहले कंडक्टर को रख दिया ऐसे, और कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। सपोज करो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, ठीक है, जाएगी ऐसे, जाएगी और जाएगी, अब नहीं जाएगी, अब इधर से जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। अच्छा ये जा रही है, इसका मतलब इधर कौन सी प्लेट होगी? सीधी बात है सर, पॉजिटिव होगी, है ना। इधर कौन सी प्लेट होगी सर? सीधी बात है, इधर नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव से ही तो नेगेटिव की ओर जाएगी, है ना, तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर की कहानी समझ ला। तो मेनली होता क्या है कि ये कंडक्टर शुरुआत में नॉर्मल था भाई, इसके अंदर कहाँ से करंट पैदा होगा? इसके अंदर कोई करंट पैदा होगा नहीं। नॉर्मली देखा जाए तो इसके अंदर अगर जाके देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा, इसको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मेनली देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है। तो ये इन्फ्लुएंस करेगी ना कंडक्टर को, कि बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम भी अपने आप को क्या कर लो? चार्ज बनाओ, अपने अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस करो। अब मेनली ये जो कंडक्टर है तो ये भी सच में है, इन्फ्लुएंस तो होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब रखोगे तो प्रभावित तो होगा। प्रभावित कैसे होगा कि देखो इधर सब प्लस चार्ज है, तो इसके जितने भी माइनस वाले हैं सब किधर आ जाएंगे? इधर की ओर आ जाएंगे। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। और इधर सब के सब क्या आ जाएंगे? प्लस आएंगे। अब जब इधर माइनस इधर प्लस, तो इसका मतलब इधर भी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई ना। पहले चार्जेस एक साथ बैठे थे, कोई चार्ज नहीं था, मतलब सॉरी कोई ऐसा वो नहीं था कि जो चार्जेस हैं अलग अलग जगहों पे, और चार्जेस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले यार एक बात बताइए, ये माइनस है ये प्लस है, आपस में चिपके हुए हैं, कोई चार्ज पैदा करेंगे? न्यूट्रल है ना, नहीं पैदा करेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया? अलग अलग हो गए, माइनस इधर प्लस इधर। अब क्या होगा? ध्यान से समझना। मेनली अभी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। अब इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली जो है वो देखना किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी कि नहीं होगी? बताओ, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। और जो बाहर की ओर मतलब एक्सटीरियर वाली है, जो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया कि नहीं हो गया? ओके। अब ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे अंदर भी क्या होने लगेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा। और एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे ये वाली बाहर वाले से क्या हो जाएगी? बाहर वाले के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? बाहर वाले की क्या हो जाएगी? बराबर। उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगा जब बराबर हो गई। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालूंगा, इसके अंदर बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, मतलब अंदर की डायरेक्शन ये है। देखो बराबर हो गई और डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ई नेट निकालूंगा, तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ूंगा ई आई प्लस ई, कोई दिक्कत? इंड्यूस्ड वाली है। अब ई आई और ई दोनों बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस ई आई लिख सकता हूँ और प्लस यहाँ पे ई आई लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया? जीरो। तो एक कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो। इस बात को आप समझ गए? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी जीरो। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, ये सभी लोग जानते हैं तो मैं इसके बिहेवियर को नहीं दिखाऊंगा कि अगर मैं एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो निकल रही होगी कंडक्टर से, वो कैसी होगी सर? वो नॉर्मल होगी। कैसी होगी? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है, हमेशा ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये पहली बात देखी हम लोगों ने, पहला बिहेवियर देख लिया। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, है ना। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि दूसरा बिहेवियर देख लिया हम लोगों ने। तीसरा बिहेवियर देखा जाए, और भी बातें हैं। मेनली अब सपोज कर लो हम लोगों ने एक कंडक्टर रखा, उस कंडक्टर को जब मैं कभी भी क्या करूँगा, उस कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज ला के रख दिया या उसके अंदर डाल दिया, तो सभी चार्जेस कहाँ आएंगे? उसके सरफेस पे।
आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके सभी चार्जेस कहाँ पे आएंगे? सरफेस पे। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड है लगा हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर चार्ज डाल रहा हूँ। जैसे ऐसे मैंने क्या किया, अभी तो ये सब कहानी अंदर की कहानी खत्म हो गई, ऐसे समझ लेता हूँ मैं, कहानी अंदर की खत्म हो गई, ठीक है। अभी इसको कहानी को खत्म करने का मतलब, जब कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं था, मैं एक मुट्ठा चार्ज लिया और ला के इसके अंदर डाल दिया, तो जो डाला वो अंदर नहीं रुकेगा, वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सरफेस पे। सरफेस पे चला जाएगा, और सरफेस पे चला जाएगा तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। तो ध्यान देना, कभी भी आप, हाँ, एक्सेस ऑफ चार्जेस हो गए अगर कंडक्टर के पास, तो वो एक्सेस ऑफ चार्जेस कहाँ पे लाई करेंगे? सरफेस पे। सरफेस के अंदर भी, समझ में आ रहा है? सरफेस के अंदर चार्जेस आएंगे नहीं, तो इसके लिए आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मेनली हम लोगों ने चार्जेस पकड़ा, उठा के रख दिया किसके ऊपर? कंडक्टर के ऊपर, तो हमेशा कहाँ रहेंगे चार्जेस? सरफेस पे। सरफेस के अंदर नहीं। अब इससे क्या होगा? इससे जो कंडक्टर की सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी, और हर जगह जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या होगी? इक्वल होगी। उसके साथ साथ पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे सरफेस पे देखो चाहे सरफेस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, लेकिन अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी सीखी है, ठीक है। इन दो बिहेवियर के साथ मैं तीसरी बात भी समझ लेता हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो मेनली हमने कोई सरफेस लिया ऐसे रैंडमली, कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर जब मैं पॉजिटिव ऐसे डाल दिया, अंदर डाला, तो ये सब कहाँ भाग के चले जाएंगे? ऊपर। जितने पॉजिटिव चार्जेस है कहाँ चले जाएंगे? ऊपर जाएंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं, ठीक है। और इनसे भी क्या उत्पन्न होने लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, हाँ या ना? ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डाले हो तो सब कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, बाहर की ओर जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर है। और सभी अंदर माइनस चार्जेस भर जाएंगे। अंदर मतलब समझ में आ रहा है ना? लेटरल सरफेस पे ही होंगे, दूसरे साइड, क्लियर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन क्या होगी भैया? जीरो। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा सर? वो कांस्टेंट होगा, यानी v कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा एट द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। ये सब बिहेवियर है जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, इनसाइड द सरफेस। इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। मेनली अगर हम बात करें, ये तो तीसरा हो गया सर, ये तीसरा हो गया। चौथा, मेनली अगर हम इसकी बात करें तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये कंडक्टर खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मेरा काम क्या था कि अगर मैं एक कंडक्टर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दूं तो उसके अंदर क्या कहानी बनेगी, या किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो क्या स्थिति बनेगी, कैसा बिहेवियर हमारा होगा कंडक्टर का, हमारे कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा। मेनली अभी तो हमने चार्ज डाल दिया तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। यहाँ पे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा तो कैसा लगा? ऐसा लगा। जब हम लोगों ने एक कंडक्टर को लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करवाई उससे, तो कैसा रहा बिहेवियर? ऐसा रहा। समझ में आया? अब हम लोगों ने ये देखी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है इसकी इंटेंसिटी किसके बराबर चल, मतलब किसके थ्रू बढ़ रही है। तो यार सीधी बात है ना, जितना चार्ज तुम डालोगे, जितना चार्ज इसके ऊपर लाओगे, रखोगे, उतना ज़्यादा ही क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ये कहानी बन रही थी। मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉस का थ्योरम, यस नो? और गॉस का थ्योरम इसी चीज़ को तो समझा रहा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये गॉसियन सरफेस है ना? अगर बाउंडेड है सब क्या है? गॉसियन सरफेस होगी। और वहाँ पे ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, सॉरी वहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में चुंबकीय इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिफाइन किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जितना अंदर चार्ज है उसके 1/ε0 गुना क्या होगा? होगा ना? मेनली उसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करके ये बोला गया कि देखो, जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। समझ आया? और इस चीज़ को डिफाइन किया गया कि E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं,
और सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट, ये बन जाता है। समझ में आया? सिग्मा अपॉन एफ साइलेन नॉट। ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी कंडक्टर है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? एन यूनिट वेक्टर। एन क्या है? इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। क्लियर है? ये एन ये बता रहा है। तो ये बताई गई किसके, ये बातें भी किसके बारे में बताई गई? एक्चुअल में किसी भी कंडक्टर के बारे में, ठीक है। मेनली सीधा मतलब ये समझो कि जितना ज़्यादा चार्ज लाओगे उतना ज़्यादा ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। इसी चीज़ को आगे भी बढ़ाना है, तो ये वर्ड याद रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? अब एक लास्ट बात और समझ लेते हैं। 4 बातें हो गई, 5वीं बात सुन लीजिएगा। 5वीं बात मान लेते हैं कि कंडक्टर हम पकड़े और इस कंडक्टर के अंदर कैविटी जनरेट कर दिए। क्या जनरेट कर दिए? कैविटी। मतलब पहले ठोस था, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दिए? थोड़ा सा जगह बना दिए, ठीक है। तो मेनली यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक। अच्छा एक बार सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं मजा आएगा। मेनली एक कंडक्टर है ना, वो सॉलिड है, ठीक है, वो सॉलिड है। तो पूरे सरफेस पे क्या पैदा हो जाएगी? अगर चार्ज डालूंगा तो पूरे सरफेस पे क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। मैंने क्या किया? दिमाग लगाया, थोड़ी सी कैविटी बना दी। क्या बना दी? कैविटी। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कैविटी बना दी। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा कैविटी के अंदर। अरे भाई वही कहानी हो गई। स्फेरिकल कंडक्टर है, यदि जैसे कहानी बन रही है ना स्फेरिकल कंडक्टर की, वैसे ही एक सॉलिड कंडक्टर की भी बन रही है। बस सॉलिड कंडक्टर के अंदर अगर आपने कैविटी बनाई तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। अगर कैविटी नहीं बनाई तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये 5वीं प्रॉपर्टी है कि इन द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। इन द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। बोला तो कैविटी का मतलब अंदर से खोखला बनाओ उसको। जब खोखला बनाओगे, ये कैविटी ही तो है, बीच से इतना पोर्शन हटा दिया, तब क्या बन गया? खोखला गोला बन गया कि नहीं बन गया? नहीं समझ पाए? जैसे एक बॉल है, एक लोहे की बॉल है, उस लोहे की बॉल को तुमने ऐसा बनाया कि वो पूरा ठोस है, सॉलिड है। समझ में आया? तो चार्ज डाला तो चार्ज पूरे सरफेस पे है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बराबर है। अब मेनली क्या किया तुमने? उस ठोस खोखले गोले के अंदर का जो पूरा मटेरियल है, अंदर का पूरा मत निकालिए, थोड़ा सा बीच से निकाल दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वहाँ पे भी खोखला पोर्शन बन जाएगा। उस खोखले पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो कैविटी के अंदर जीरो होगा। अब ये कैविटी इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं। वो आप कहेंगे अप्लाई करते हैं, हाँ। इस पोर्शन को देखो, ये जो आपने किया है, इस पोर्शन में आपने किया क्या कि मेनली हमारा पूरा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके बैठा था। दैट मीन्स हर जगह पे चार्जेस थे, हर जगह पे करंट था। ऐसे सीधे बोलूंगा मैं, हर जगह पे क्या था? करंट था। आपने ये सोचा कि यार मैं कुछ ऐसी जगह बना लेता हूँ जहाँ पे करंट ना पैदा हो पाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे चारों ओर करंट है, जैसे अपना रूम है, इस रूम को पकड़ो, ये रूम के अंदर पूरा का पूरा आपके चारों ओर क्या है? करंट है। अब आप करंट को बचाना चाहते हो, जैसे ये तभी पॉसिबल है, जैसे सपोज कर लीजिए कि जब चारों ओर से सॉलिड है, अभी तो खाली है ना ये, अभी तो ये क्या है? कैविटी है कि नहीं है? पहले ये बताओ, ये भी तो एक कैविटी है, हाँ या ना? चारों ओर दीवार है, बीच में खाली है, दैट मीन्स ये कैविटी है। कैविटी मतलब खाली जगह, तो ये कैविटी यहाँ पे हो गई। अब इस कैविटी के अंदर सपोज कर लो कि मेरा ये पूरा का पूरा घर आयरन का है, पूरा का पूरा घर क्या है? आयरन का है। अब ऊपर से करंट आया, ऊपर से किसी ने तार लगा दिया, तो पूरे घर में करंट आ जाएगा, लेकिन क्या हमको मारेगा? क्या इस कैविटी के अंदर आएगा? नहीं, चारों तरफ रहेगा, लेकिन इस कैविटी के अंदर नहीं रहेगा। दैट मीन्स मैंने क्या किया? इस पूरे घर को करंट से बचा लिया, हाँ या ना? अरे भाई जितनी दीवारें हैं सब पे करंट आएगा, लेकिन हम लोगों को लगेगा? हम लोग अगर कनेक्टेड ना रहे वॉल से तो हम लोग तो बचे हैं ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने शिल्डिंग कर ली कि नहीं कर ली? समझ में आ रहा है? और अगर सपोज करिए कि हम लोगों ने चारों ओर से दीवार और चलाई होती, जैसे और पास कर लिया होता दीवार, गैप बिल्कुल नहीं रखा होता, पहली बात तो हम खड़े ही कहाँ होते, है कि नहीं है?
लेकिन फिर भी मान लो सपोज कर लो कि हमें ऐसा फील कर ले रहे हैं कि हमने सॉलिड बना दिया होता, थोड़ी बहुत गैप के अंदर हम रहते तो हल्का भी टच करते मार देता ना हमको, तो एक कैविटी ही तो हमको बचा रही है। आया समझ में? तो एक्चुअल में इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। कैविटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का काम करते हैं, मेनली इस करंट से बचने का प्रयास करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपके जीवन में होगा वो होगा कार। बिजली गिरी, पूरे कार में आ जाएगा करंट, लेकिन आपको करंट नहीं मारेगा, बिकॉज आप कहाँ पे हैं? कैविटी में हैं। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। समझ में आया? किसी को कोई दुविधा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है? कारण समझ में आ रहा है ना? अरे व्हाई डू यू से दैट कनेक्टेड नहीं है? इसके पहले मैंने बताया तो इंड्यूस्ड वाली कहानी, ठीक है? इंड्यूस्ड वाली कहानी को पकड़े रहिए आप, ठीक? मिली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कई सारे कारण मैंने आपको इससे पहले भी बताए थे, अभी भी बता दिया। आपको यदि याद हो, जब हम लोगों ने सबसे पहला लेक्चर लिया था तभी भी हमने बताया था कि यार जब अंदर जाओगे, जैसे एक क्या है, स्फेरिकल पोर्शन है, ये है स्फेरिकल पोर्शन, इस पोर्शन के यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी आउटसाइड होगा, सरफेस पे होगा, लेकिन इनसाइड नहीं होगा। और इनसाइड का कारण मैंने क्या दिया था? कारण आपको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्फेरिकल सेल के बारे में, तो कारण क्या था? सारा चार्ज कहाँ है? बाहर है। गॉसियन सरफेस से भी मैंने बताया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन जाती है? जीरो। समझ में आया? आया ना? और मेनली हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? आपको बताया भी था कि हमेशा ये तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ना? ये सरफेस के अलॉन्ग चलती है, अंदर थोड़ी ना चलेगी ये, ठीक है? क्लियर? अंदर चलने के लिए इसको किसकी जरूरत है? मीडियम की जरूरत है। मीडियम है ही नहीं कुछ, तो इसलिए वो नहीं चल पाती है। क्लियर? और अभी हम लोगों ने इंड्यूस्ड वाली कहानी भी देख ली, समझ आया? जैसे उस सेम कहानी को पकड़ो, किसको क्या बोलते हैं, वो जो अपना आया था अभी जस्ट, कार थी जो बेकार थी, ठीक है? नॉर्मली यूज कर लेते हैं, कार कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम हैं और यहाँ भी हम ही हैं, ठीक है? डबल रोल है मेरा। अब करंट आया तो इस करंट ने इस पूरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। तो सिंपल समझो, एक कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के चारों ओर से बिजली जा रही है, पैदा होगी, तो परपेंडिकुलर द सरफेस चलेगी, है ना? तो ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी, है ना? कनेक्शन मिले, निकल लेगी। बीच में क्या है? ये खाली जगह है, जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, जब तक कि इसको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कहानी यहीं पे रुक जाएगी। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को बचाने के लिए क्या कर दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की। क्लियर है? ये जो शिल्डिंग वाली कहानी है, इसको आप एक ही जगह पे नहीं यूज करते हो, कई जगहों पे यूज करते हो, कई जगहों पे। मेनली अगर हम सपोज कर लें कि कोई ऐसी हमारे पास चीज़ है जो बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब समझ पा रहे हैं, बहुत संवेदनशील है, थोड़ा सा भी करंट पकड़ा अगर उसके ऊपर तो खराब हो जाएगी। मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बोलते हैं, कनेक्शन में आते ही वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक रेज है, इमेजिनरी रेज ही है, लेकिन है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं जो करंट के आने से क्या होती हैं? खराब होती हैं। समझ में आ रहा है? तो उनके ऊपर भी क्या की जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की जाती है, ताकि क्या हो सके, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना जनरेट हो पाए उसके अंदर, ठीक है? इसी तरीके से आप इसका एक और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, आप देखे होंगे केबल वाले में, केबल देखे हैं? बहुत सारी रेज आ रही हैं, यानी बहुत सारे फील्ड्स हैं, है ना? लेकिन उन फील्ड से बचाने के लिए केबल को क्या किया जाता है? कोटिंग कर दी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कर दी जाती है। क्या याद है आपको? कभी देखे हैं? डिश वाला टीवी देखे हैं? तो डिश वाले में जो एंटीना में से निकल के आया रहता है एक तरवा, समझ में आ रहा है? उसके बीच में खोखला पोर्शन ही तो रहता है। अभी भी नहीं समझे सर? याद करो, ये देखना, जो खोलने वाला रहता है, जो ले जाके सेटअप बॉक्सों में कनेक्ट कराते हैं, एंटीना में से आया होता है, आता है ना? दिखा है? बस उसको ले जाके ऐसे इसमें प्लग करते हैं और ऐसे कस देते हैं। याद आ रहा है? ठीक है? वो एक्चुअल में क्या है? अंदर सब खोखला ही तो है, मेन पोर्शन जाके उसका सिर्फ कनेक्ट होता है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तुम उसको तो, है ना? बीच में क्या कर दिया गया? चारों ओर क्या बना दिया गया? खोखला। भाई जब उसको कसोगे तुम, ऐसे समझना, कसोगे जब तुम, तो उस कसने वाले के बीच में वो तार होता है जो घुसने वाला होता है। समझ में आ रहा है?
तो ये तार है और ये कसने वाला है, ऐसे होता है। बीच में क्या बना दिया जाता है, खोखला, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट ना कर पाए। अगर देखो, अगर उसके ऊपर तुम करंट ऐसे पास कराओ, तुम्हारा टीवी चल रहा है, उसके ऊपर ऐसे तार छुआ दो, बस तार छुआ देने का मतलब करंट पास करो, दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दो, तुरंत जो तुम्हारा चल रहा है ना चैनल ऐसे खत्म, मतलब झलझलाने लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यानी उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमने, तो वो जो रेज आ रही है जिसके थ्रू काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, जिस सिग्नल के थ्रू काम कर रहा है, वो सिग्नल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का हम लोग बहुत जगह पे यूज़ देखेंगे। अब देखेंगे क्या, देख तो लिया, कार में देख लिया, हाँ या ना, घर में देख लिया, हाँ या ना, उसके अलावा अभी तो देखा, कोई भी सेंसिटिव चीज़ है उसको ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, यानी कैविटी बना के रखेंगे, ऐसे सेटअप बॉक्स के अंदर देख लिया। क्लियर है? तो इसका एप्लीकेशन भी समझ लिया आप लोगों ने, बिहेवियर भी देख लिया आप लोगों ने, जितनी भी बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गई। बिहेवियर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो अंदर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्या होगी, बराबर हो जाएगी, इसलिए अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। पहली बात तो ये बताई मैंने। दूसरी बात, एक्सेस ऑफ चार्जेस, यानी जो भी तुम चार्जेस डालोगे तो कहाँ रहेगा, हमेशा सरफेस पे रहेगा, और उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी। यही बात यहाँ भी बताई मैंने कि अंदर क्या होगा, जीरो, और भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अंदर हर जगह पे कांस्टेंट होगा। ये भी कांस्टेंट होने वाली कहानी बहुत ज़्यादा आप लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? हम लोगों ने बाहर देखा था, फिर सरफेस पे, फिर अंदर। ठीक है? तो सरफेस पे हम जब सरफेस पे थे तो जो वी आया था वही अंदर भी जाने पे भी आ रहा था, वी चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है? क्लियर है? कांस्टेंट था, तो हर जगह पे कांस्टेंट होता है सरफेस से लेके अंदर तक, तो इसलिए उसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है? और ये गॉसियन सरफेस है, अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ पे इसको क्लोज बना दूँ तो, ठीक है, क्लियर है? अब मेनली आप जानते हो कि कभी भी अगर हम क्या करें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, अंदर निकालें, तो हमको क्या मिलेगा, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी नंबर ऑफ लाइंस एक सरफेस से पार हो पा रही हैं, है ना, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो जो हम बीच में अगर सपोज कर लो ऐसे डाल दिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब बाहर जा रही है ना, इसके अंदर से कोई जा रही है, नहीं जा रही है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, जीरो है, सीधी बात है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। और भी बातें हम लोगों ने की कि जो मान लीजिए एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के सरफेस पे मैंने बहुत सारे चार्जेस डाल दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। और यहाँ से हम लोग सिम्बलाइज करते हैं इसको। ठीक है? और यहाँ से हम लोगों ने समझा कि जितना ज़्यादा चार्ज डालेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है? और इसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि अगर कैविटी है तो कैविटी के अंदर क्या होगा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज अंदर की ओर जीरो होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, सब बाहर चार्जेस भाग गए हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी आपने देख लिया। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि हम एक ऐसे डिवाइस बनाने चाहते हैं जहाँ पे क्या हो, एक ऐसा पोजीशन बनाना चाहते हैं, या सीधा सीधा हम एक ऐसा रीजन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। तो इस कंडीशन को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और इसके एप्लीकेशन क्या है, तो ये कई सारे एप्लीकेशन मैंने दे दिए। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट करिए। चलिए, अब जिस मेन टॉपिक की बात हम कर रहे थे शुरुआती दौर में कि हमको आज कुछ नया पढ़ना है, बहुत अनोखा है, बहुत बेहतरीन है, आ गया है वक्त, वो घड़ी आ गई है, और वो घड़ी आ गई है और हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट अभी भी नहीं बताएंगे, अभी भी सस्पेंस है। देखिए, मेनली आपने ये समझा कि जो चार्जेस होते हैं अगर बढ़ाऊंगा मैं, दैट मीन्स ध्यान समझना, अगर चार्जेस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जैसा नो, अभी तो लिखा था जितना चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा फील करिएगा, मैं जानबूझ के खींच रहा हूँ ताकि एक बार जब आपको आए तो पूरा अच्छे से आ जाए। मैं ऐसे स्यूं से नहीं निकल जाना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जानबूझ के। ठीक है? तो देखिए क्यों आखिर, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने समझा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब सर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसमें कई सारे कनेक्शंस हैं, पकड़ो पहले मेनली समझो। हमने अभी जस्ट बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगी, चार्ज बढ़ा ले। तो यार क्यू जब बढ़ेगा ना, क्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हम तो नहीं समझे कैसे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। तो क्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यस और नो? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सर मान लेते एक चार्ज क्यू है, उस चार्ज क्यू के किसी मतलब इस चार्ज क्यू का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसने भेजी होंगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मान लो ये क्यू है, तो ये क्यू इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे अगर मैं किसी दूसरे क्यू नॉट चार्ज को रख रहा हूँ तो कितना फोर्स लगा पा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? मान लो मैं इस क्यू को बढ़ा रहा हूँ, क्यू बढ़ा रहा हूँ, तो इसकी फोर्स मतलब इसकी जो ताकत होगी इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे फोर्स लगाने की, वो भी तो बढ़ रही होगी। यस और नो? क्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। यानी अगर मैं यहाँ पे चार्ज बढ़ाऊंगा, इस क्यू को मैंने इंक्रीज़ किया, क्यू को मैंने इंक्रीज़ किया, तो 100% जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और हम लोग ये जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो dV/dr, हाँ या ना? dV/dr इज इक्वल टू dV/dr। सीधा सीधा मतलब ये हम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? और यहाँ से ये समझ में आ गया कि देखो ये जो ऊपर वाली कहानी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है कि नहीं चलता, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो Q बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो पोटेंशियल बढ़ा। अब पोटेंशियल का डायरेक्ट कनेक्शन Q से निकालते हैं, मजा आएगा, है ना? मेनली समझो, अगर हम पोटेंशियल का टर्म देखें, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर एक शानदार कॉन्सेप्ट समझा था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने हमको लगता है कि दिल से फील किया है ना? तभी हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखना क्या था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, सब एक बार मिलाओ और तब आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मजा आएगा इसमें। अब अभी तक जितना पढ़ा है ना सब लगेगा। तब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये था कि सपोज कर लो एक चार्ज क्यू है जो कहाँ पे रखा गया है? इनफाइनाइट पे। इसको मैं उठा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मेनली पर पोटेंशियल एनर्जी का मोटिव क्या था, मकसद क्या था इसका? मकसद ये था चार्जेस की असेंबली बनाना, कई सारे चार्जेस को एक जगह पे इकट्ठा करना, और उस दौरान जो काम करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो असेंबली बनाना है, तो सबसे पहले मैं इस Q1 को बुला के लेके आया। तो जब मैं Q1 को बुला के लेके आया तो कितना काम करना पड़ा? कुछ नहीं, चुपचाप चलाएगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो आराम से चलाएगा, है कि नहीं है? लेकिन जब मैं इसी इनफाइनाइट से Q2 को लेके आ रहा था तो इस Q1 ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सन क्रिएट करेगा, और मुझे क्या करना पड़ा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा, है ना? यानी मुझे इस Q2 को जब लाना पड़ा तो मुझे पसीना बहाना पड़ा, है ना? काम करना पड़ा, काम करूंगा तो पसीना निकलेगा, और दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना? क्लियर? ये तो पहला हो गया। अब चलो ठीक है, दो लोग इकट्ठा हुए, एक काम करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार काम किया, एक ही काम हुआ। पहले चार्ज को लाने में कोई काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो काम करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं तीसरे चार्ज को लेके आया तो मैंने देखा था कल, है ना, जब तीसरा चार्ज आया तो इस चार्ज को बेचारे को इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ा यहाँ इस असेंबली में आने के लिए, और इस चार्ज के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? एक तो W13 हुआ, एक W23 हुआ, दो काम हुए। चौथा चार्ज लेके आ रहा हूँ, चौथा चार्ज Q4। अब जब मैं लेके आऊँगा Q4 को, तो ये बताओ क्या होगा? सर इस Q4 को इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, W14, इसको इस Q3 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, W4, और इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा 24। क्लियर है कि नहीं है? काम करना पड़ा। पांचवा लेके आऊँगा तो काम और बढ़ गया, समझ में आ रहा है? और पोटेंशियल के रेफरेंस में आप क्या जानते हो? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब एक चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूं तो उसे कितना काम करना पड़ रहा है लेके आने में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल? एक Q0 चार्ज है,
उसको मैं किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा हूँ, तो कितना काम करना पड़ रहा है, समझ में आया? दैट इज द पोटेंशियल। अब फील कर लेना, ये बात समझ में आई थी? अब थोड़ा समझो, मैंने क्या किया, एक कंडक्टर पकड़ा, ये रहा मेरा कंडक्टर, इसके ऊपर लगभग मान लेता हूँ कि 4 चार्जेस थे, 4 चार्जेस, 4 चार्जेस, लेकिन कई बना दिए मैंने, अब 4 नहीं रहेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7 चार्जेस हैं। और ये मेरा Q0 है। इस Q0 को मैं इनफाइनाइट से उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मरवा रहा हूँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा। अब काम कितना करना पड़ेगा? कई लोगों के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, लगभग 7 लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? 7 लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिएगा, Q2 को लेके आया था तो 1 लोग थे तो 1 काम करना पड़ा, Q3 को लेके आया तो 2 लोग थे तो इसलिए 2 लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ा, Q4 को लेके आया तो 3 लोग थे, 3 लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ा। ऐसे ही जब Q0 को लेके आऊँगा तो यहाँ पे 7 चार्जेस हैं, तो 7 चार्जेस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्लियर? चलो गुड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया W = 7। ठीक, ये फर्स्ट केस ले लो, फर्स्ट केस फील करा रहा हूँ भाई, फील करो, अदरवाइज समस्या होगी। हटाओ डेबिया पंडिया, बाद में देख लेंगे, जब यहाँ फीलिंग जनरेट हो रही है तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? मज़ा यहाँ आएगा मेनली। फिर और यहाँ पे आओ, अगले केस में क्या किया मैंने, ये क्या हो रहा है, कभी नीला कभी काला, मार्कर चेंज है क्या? अच्छा इंक चेंज, सॉरी मार्कर चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड। अब मैंने इसके ऊपर चार्जेस बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इस Q0 को इनफाइनाइट से उठा के ला के रख रहा हूँ, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, इन 8 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इन W = कितना हो गया, 8 हो गया। ये सेकेंड केस था। अगली बार में मैंने भरपेट चार्जेस जितने हो सकते हैं बढ़ा दिए, ऐसा ना हो जितना बढ़ाया है ऐसा ना हो कि फिर 8 हो जाए। ठीक, तो गिना जाए, 1 2, यहाँ से गिन रहा हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चार्जेस हो गए। दैट मीन्स अब मैं इस Q0 को जब लेके आऊँगा तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 20। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? अब थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पे निकालो। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालूँ तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है भाई? तो V = 7/Q0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7/Q0। यहाँ पे देखना V = क्या हो जाएगा? W/Q0 यहाँ भी होगा। पोटेंशियल यही तो होता है, कितना काम करना पड़ा इस Q0 को किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/Q0, हाँ या ना? हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो V = क्या आ गया? 20/Q0। ये जनरल में बस बकवास कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, फील तो आ गया होगा। वैसे ही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चार्जेस बढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा काम करना पड़ा है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कठिन हो रहा है दूसरे चार्ज को दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में। समझ में आ रहा है ना? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पोटेंशियल। ठीक है भाई, व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब एक चार्ज को दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मरवाना। जितना ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब जितना ज़्यादा चार्ज मतलब उतना ज़्यादा चार्ज होगा, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा हमको अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उतना ज़्यादा क्या होते जाएगा? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो इस कड़ी को अगर मैं जोड़ते जाऊं तो मैं ये बोलूँगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन अगेंस्ट। नहीं दिख रहा है? कैमरा 360 डिग्री तक रोटेट हो सकता है हम लोग का ना। V इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो क्या होता है, V इज इक्वल टू नहीं है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। और वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी हार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के। यही तो लिखा है हमें, हाँ या ना? इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यों? कैसा नो? नहीं समझ में आया कि नहीं आया?
तो ले दे के मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ करेक्शन नहीं जोड़ सकता हूँ कि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। काम ज़्यादा करना पड़ रहा है ना तब, तो इसका मतलब उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल। तो इसका मतलब ले दे के कहानी का जो सार निकला वो ये निकला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर है? जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यही लेके तो चलना ही था, यहीं तक तो हमको पहुंचना ही था। हाँ समझ में आ नहीं आया? फील भी आ गया होगा, चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं कहानी को अगर आगे बढ़ाऊं तो अब देखिएगा, ये सब बकवास चीज़ें थी बस समझने के लिए, इसको नोट नहीं करना था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया। आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो मेनली पढ़ाना यही था, लेकिन थोड़ा टाइम दिया मैंने समझाने के लिए। डायरेक्ट समझा जाता तो फिर दिक्कत होती। तो यहाँ पे क्या आ गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आ गया। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CQ। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू CQ। ठीक है, और व्हाट इज द C, व्हाट इज द C, C इज द कैपेसिटेंस, धारिता। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्या है। मैंने क्या बोला, चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ में आया? ये मैंने पकड़ा कंडक्टर, कुछ चार्जेस थे आया ना, तो कुछ पोटेंशियल होगा, चार्ज ऐड कर दिया। ये जो मैं अलग से मार रहा हूँ ये अलग से नए चार्ज आ गए, पोटेंशियल चेंज हो गया और लेके आया। ये जो साइन है एक्चुअल में क्या है, नए नए चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। लेकिन इस कैपेसिटर की, सॉरी इस कंडक्टर की एक कैपेसिटी होगी चार्जेस को होल्ड करके रखने की। समझ में आया? और वो जो कैपेसिटी है, वो जो एबिलिटी है, वही है कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? मैंने बोला क्या कि चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना? लेकिन उस चार्ज की भी एक लिमिट होगी कि वो कितना तक होल्ड कर सकता है कंडक्टर, उसके बाद वो होल्ड करना बंद कर देगा। तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी होल्ड करने की उस चार्ज की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। समझ में आया? क्या बात समझ में आई? मेनली क्या कर रहा हूँ मैं, चार्जेस उठा के, सॉरी एक सेकंड रुक जाएंगे, आप लोग गुस्सा आ जा रहे होंगे, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा पैरों में लपटा गया तरवा, क्या करें। मेनली समझिए, चार्ज इसके ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है, चार्ज इसके ऊपर डाल रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, फिर चार्ज डाला पोटेंशियल बढ़ गया, फिर चार्ज बढ़ाया पोटेंशियल बढ़ गया। लेकिन भाई ये कंडक्टर भी तो बहुत ज़्यादा चार्जेस को होल्ड करके नहीं रख सकता, बाद में चार्जेस क्या होने लगेंगे, है ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, एक लिमिट तक तो ये पोटेंशियल बढ़ेगा। अच्छा उस चीज़ को फील ही मत करो। क्या मत फील करो? इस चीज़ को मत फील करो कि वो होल्ड नहीं कर सकता, इस चीज़ को फील करो। पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ ना, तो एक लिमिट तक तो ही पोटेंशियल बढ़ेगा। कैसे भाई? एक लिमिट तक तो ही मैं पूरा ज़बरदस्ती से काम कर पाऊंगा, एक लिमिट के बाद मैं काम नहीं ना कर पाऊंगा उसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब चार्ज बढ़ाने का कोई मतलब है? उससे ज़्यादा चार्ज बढ़ ही नहीं सकता। फील 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 फील, चार्ज बढ़ाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है। पहली बार में पोटेंशियल बहुत कम था तो चार्ज को इजीली ऐसे ला के रख दिया, चार्ज बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ गया। तो अगली बार जब चार्ज को लेके आऊँगा दूसरे चार्ज को, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा। अगली बार और चार्ज बढ़ा दिया, तो फिर अब उठा के लेके आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन अभी भी उठा के लग दिया। अब एक बार और बढ़ा दिया, अब मैं यहाँ से खिसका रहा हूँ, खिसक नहीं रहा। देख रहे हैं मेरा हाथ कितना भयंकर है, एकदम जैम हो गया है। समझ में आया? समझ में आया? अब नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। तो अब ये इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ गया कि एक लिमिट है भाई इस चीज़ की, कि आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, और वो जो लिमिट है दैट इज़ द कैपेसिटेंस। आई होप फील आया होगा, है ना? कि एक कंडक्टर अपने ऊपर चार्जेस को जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो एक लिमिट तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। समझ में आया? आया समझ में ना? हाँ अब समझ में आया होगा। What is the capacitance? तो capacitance is the ability or capacity to hold charges by a conductor। ठीक है,
तो एक कंडक्टर द्वारा कितना चार्ज कंडक्ट किया जा सकता है, होल्ड करके रखा जा सकता है, उसी एबिलिटी को कैपेसिटेंस दर्शाता है। और कैपेसिटेंस इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना भाई, इट इज अ कांस्टेंट, हाँ या ना। कोई भी कंडक्टर है उसकी एक कैपेसिटी होगी। अब मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, वो कहाँ गया, ये गया, ये है चार्जर, ये चार्जर इट इज़ अ कंडक्टर, इसके ऊपर मैं चार्ज डालूंगा तो इसको, इस कंडक्टर के अपने पास होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, हाँ या ना। बहुत सारा चार्ज डाल दिया तो क्या होल्ड कर पाएगा, नहीं होल्ड कर पाएगा। इसकी मैक्सिमम एक कैपेसिटी होगी जहाँ तक ये चार्जेस को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इसके बाद अगर चार्जेस दे दोगे तो ये होल्ड नहीं कर सकता। तो सबकी एक फिक्स होगी कि नहीं होगी, ये तो फिक्स होगा ना। क्या ये वेरी कर रहा होगा, बस इतना बताओ, ये वेरी नहीं कर रहा होगा, ये वेरी नहीं करेगा, ये नहीं कि वेरी करने लगेगा, वेरी नहीं करेगा। हाँ कुछ चीज़ें होंगी जिनको चेंज करोगे तो वेरी करेगा, बट ऐसा नहीं है कि इसकी, मतलब ये चार्जर उठाओगे, अब इस चार्जर को क्या करोगे, कहीं और ले जाके रख दोगे तो चार्ज क्या करने लगेगा ये, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। यानी पहले 20 चार्जर्स तक इसकी 20 चार्जेस होल्ड कर पा रहा था, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 20 चार्ज को होल्ड करने की थी। अब तुमने क्या किया, मतलब इस बोर्ड से हटाया दूसरे बोर्ड में लगा दिया, तब 30 चार्ज होल्ड करने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, करता है, डिपेंड करता है, लेकिन इन फैक्टर्स पे जो होने चाहिए। जैसे एक्चुअल में कंडक्टर का शेप और साइज क्या है, मान लो बड़ा कंडक्टर है तो ज़्यादा चार्ज होल्ड होगा, छोटा कंडक्टर है कम ही चार्ज होल्ड होगा। समझ में आया नहीं है? इस तरीके की चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नॉर्मल लेवल पे क्या है, इट इज अ कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको कैपेसिटेंस समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल का सबसे बेहतरीन टॉपिक यही है, अभी तक आपने जितना पढ़ा सिर्फ इसको समझने के लिए, ठीक। तो ये समझ में आए इसलिए आप लोगों ने पिछला सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब मेनली इनकी बातों को और थोड़ा सा वो करते हैं, तब तक 1 सेकंड का पॉज लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्या होता है, एक कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता एक चालक की, यानी एक चालक की विद्युत धारिता। मैं इसको लिख देता हूँ हिंदी में भी, इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा। चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत धारिता। मेनली हम बात करेंगे चालक की विद्युत धारिता। तो क्या होती है विद्युत धारिता, तो कोई भी चालक के पास, किसी भी चालक के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्जेस के लार्ज अमाउंट को होल्ड करके रख सकता है, उस कैपेसिटी को मीज़र करना, ठीक है। ये क्या है, विद्युत धारिता मीज़र करके बताती है, माप करके बताती है कि एक्चुअल में एक चालक जो है उसके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्जेस को होल्ड करके रख सकता है, यानी कितने बड़े अमाउंट ऑफ चार्जेस को होल्ड करके रख सकता है एक चालक, एक कंडक्टर। उस कैपेसिटी या उस एबिलिटी को मीज़र करना ही कैपेसिटेंस कहलाता है। दैट मीन्स उसकी एबिलिटी शो करती है, ठीक है, विथ मेजरमेंट। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले के रूप में लिखी थी। तो मेनली क्या होता है, मेनली होता है कि Q इज इक्वल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही लिखा था हम लोगों ने, हाँ या ना। Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा था, और Q यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, C की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। आ गया कि नहीं आ गया। ये है आपका क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन V होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू CV, जरूरत पड़ने पे ये भी काम आएगा। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। अब मेनली देखिए एक नया रिश्ता पैदा हो गया, नया फिजिकल क्वांटिटी आया है C, ठीक है, और इस C का रिलेशन इन लोगों से बताया जा रहा है, मतलब C का रिश्ता इन लोगों से है, इन लोगों से पैदा हुआ है। तो अब यह भी ध्यान दीजिएगा कि आगे जाके इनके जितने रिलेशन में हैं, जिन जिन लोगों से इस Q का रिलेशन है उन सभी लोगों से इसका रिलेशन होगा, समझ आ रहा है। तो आगे जाके रिलेशन पढ़ाया जाएगा C का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, C का फलाने के साथ, ढिकाने के साथ। तो जितना रिलेशन है भाई सब रिश्तेदार हो गए कि नहीं हो गए। जो हमारे मम्मी पापा के रिलेशन में है, जितने रिश्तेदार थे पहले जब हम पैदा हुए तो उन सबके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इनडायरेक्टली। वही सेम कहानी C का भी होगा, C के साथ भी होगा। ऐसे ही V का जितने लोगों के साथ रिश्ता है वो सभी के सभी इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड होंगे। समझ में आया, जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पे C आ जाएगा, क्लियर है। अब मैं इसके यूनिट की बात करूँ, ठीक है, यूनिट की बात करूँ
यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, अब लिख दिया तो पहले यही देख लेते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, क्यू, सी है तो क्यू का मतलब क्यू, चार्ज मतलब क्या, कुलाम ना, कुलाम अपॉन क्या हो जाएगा, वी मतलब वोल्ट हो जाएगा, यानी कुलाम अपॉन वोल्ट, कुलाम अपॉन वोल्ट। और कुलाम अपॉन वोल्ट को हम लोग फराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फराड नहीं बोलते हैं, फराड मत समझ लीजिएगा अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो मेनली ये क्या है, फराद है, क्या है, फराद, अच्छा लिख दे रहे हैं, मेनली फराद, FRAD, ठीक है, फराद, क्लियर है। मान लो सपोज कर लो कि 1 कूलाम का चार्ज, मतलब 1 कूलाम का चार्ज है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो मतलब सपोज कर लो कि एक क्या है, एक कंडक्टर है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि भैया वो क्या कर पा रहा है, केवल और केवल 1 कूलाम का चार्ज अपने ऊपर रख पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है, और उस कारण वो कितना वोल्टेज या कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर पा रहा है, केवल और केवल 1 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगा उस कंडक्टर का वो क्या होगा, 1 फराड, ठीक है। मतलब मेनली समझो सी है, सी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँ, दैट मीन्स मान लो ये 1 फराड का अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ 1 फराड, तो मेनली क्या होगा कि अगर एक चालक है, एक कंडक्टर है, अगर वो कितना चार्ज होल्ड कर पाता है, 1 कूलाम चार्ज होल्ड कर पाता है, और कितना पोटेंशियल डेवलप करता है, तो 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डेवलप करता है, तो उस दौरान जो कैपेसिटेंस होगा उस कंडक्टर का वो क्या होगा, 1 फराड होगा। समझ में आया, 1 फराड। अब मेनली अभी आपके सामने और भी क्वेश्चन आएंगे कि 1 फराड कैसे क्या होता है, तो वो पहले हम बाद में देखेंगे, पहले नहीं बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ तक ये समझा रहा हूँ कि 1 फराड का अगर डेफिनेशन लिखना हो, यानी डेफिनेशन ऑफ 1 फराड, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फराड। तो मेनली 1 फराड का मतलब बता सकते हैं कि एक कंडक्टर के पास कितनी एबिलिटी है, 1 कूलाम चार्ज की एबिलिटी है होल्ड करने की, और उस कारण जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो 1 पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, सर 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो उस कंडीशन में उस क्या बोलते हैं, कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 1 फराड होगी। क्लियर है, ये डेफिनेशन है, इस चीज़ को आप लिख लोगे, क्लियर है या ना। अब ये ध्यान रखना कि 1 फराड इज नॉट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर किसी कंडक्टर के पास 1 फराड का कैपेसिटेंस है, 1 फराड का कैपेसिटेंस है, तो ये समझ लेना बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो क्या है, बहुत बड़ा कंडक्टर। अब आप कहेंगे सर कैसे, इस चीज़ को मैं फील कराना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये देखो कि अगर 1 फराड अगर कोई कंडक्टर है, पहले फील करो कि 1 फराड कितनी बड़ी क्वांटिटी है। मैं चाह रहा हूँ ये देखो कि अगर 1 फराड कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टर का, तो उसकी साइज कितनी बड़ी होगी, दैट मीन्स उसका रेडियस कितना बड़ा होगा, देखा जाए, हाँ या ना। लेकिन उससे पहले, यहाँ तक तो समझ लिया, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक और चीज़ देख लो फिर आगे बढ़ो। क्यों मैं वो चाहता हूँ दिखाना, वो सब कनेक्ट कराऊंगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो मतलब कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो डेफिनेशन तो समझ लिया, डेफिनेशन मिटा दूँ, वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, ठीक है। मेनली देखेंगे अगर हम लोग, तो जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंडेबल है, डिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किस पे डिपेंड करता है, तो साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी बगल का जो कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के बगल का मीडियम कैसा है, बगल का मीडियम कैसा है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। और एक और देखेंगे
तो एक और है हमारे पास, देखिए ये जो इंक आपने डाला ये बेहतर काम कर रहा है ना, सन्न सन्न मिट रहा है, देखिए वो किसी को भी नहीं मिटाएंगे, बस मैं चेक करके बता दिया था। देखिए बहुत शानदार काम कर रहा है। कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने का ऑप्शन होता तो मैं कर देता, अच्छा कंपनी है। इसके पहले वाला तो बहुत ख़राब था, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो आप लोग। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है। इसके साथ साथ ये किस पे डिपेंड करता है कि कहीं अगल बगल के वातावरण में कोई दूसरा कंडक्टर तो प्रेजेंस नहीं है, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, नेबरहुड कंडक्टर पे, ठीक है, नेबरहुड के कंडक्टर पे, पड़ोसी चालक पे, ठीक है। 3 लोगों पे डिपेंड करता है। किससे इंडिपेंडेंट है मतलब है नहीं, फर्क है नहीं पड़ता, कर लो जो मन करे करे, ठीक है ना। तो मटेरियल से, किससे बना हूं मैं, कंडक्टर हूं, मेटल हूं, जिंक का हूं, कापर का हूं, फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके अलावा वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके अलावा कितना चार्ज आप डाल रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस को। अभी आप कहोगे अरे ऐसे कैसे भाई, समझो, यही कनेक्शन में समझाने के लिए ये पूरी बात समझा रहा था, समझ में आ रहा है। मैं क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था कि जितना चार्ज उतना पोटेंशियल, एक लिमिट के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, खत्म। अब इससे ज़्यादा आप नहीं पोटेंशियल बढ़ा सकते, समझ में आया नहीं आया, ये कहना चाह रहा हूँ। चार्ज वो होल्ड कर लेता बेचारा, लेकिन देखो टर्म हम चेंज कर दिए हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है कैपेसिटेंस की कि कितनी एबिलिटी है उसके पास चार्जेस को होल्ड करने की, यानी अब उसके बाद वो नहीं होल्ड कर सकता। तो ऐसा नहीं कि नहीं होल्ड कर सकता, लेकिन क्योंकि उसके बाद पोटेंशियल इतना ऑलरेडी हाई हो चुका है कि अब उससे ज़्यादा पोटेंशियल हाई नहीं हो सकता। चार्जेस तो बेचारा कर लेता, लेकिन क्या, पोटेंशियल इतना हाई हो चुका है कि अब दूसरा चार्ज उसके ऊपर आएगा ही नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आया। वो ये नहीं डर, उसको इससे डर नहीं कितना ज़्यादा चार्ज डाल दिए तुम। प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा चार्ज उसके ऊपर एंट्री नहीं मार सकता, इतना हाई वोल्टेज है, समझ में आया। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, ठीक है। आप इस समय देखे होंगे अपने अरोड़ा को, उसका एक ही डायलॉग है, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरा बाके बिहारी मुझे अपना कहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं इंडिपेंडेंट। मैं इसको ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लड़का है बेचारा, मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को ट्रोल करना। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने पैशन है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो अपना अपना काम है। भगवत गीता में लिखा भी गया था, चलिए जाने दीजिए, भगवत गीता में आ जाएंगे तो फिजिक्स थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो इंडिपेंडेंट है एक तो मटेरियल से, दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्जेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। जितना डालो चार्ज रख लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो चार्ज नहीं होल्ड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगला चार्ज आ ही नहीं पाएगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। समझ में आया? क्लियर है? चार्ज हमेशा ट्रैवल करता है। इस बात से, इस पूरी स्टोरी से हमको ये समझ में आया कि चार्ज हमेशा वहीं से वहीं ट्रैवल करता है। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? लो से हाई कि हाई से लो? हाई से लो। समझ में आ रहा है? अपने आप को लो करने के चक्कर में चलता है ना। अब चार्जेस का फ्लो आगे देखोगे, हाई से लो की ओर भाग रहा होगा, है ना। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जो आप बिजली पकड़, मतलब बिजली का खंभा है, वहाँ पे क्या है? हाई वोल्टेज की पावर है, वहाँ से ट्रैवल किधर की ओर हो रहा है? घर की ओर। अब अपने घर से ट्रैवल कराइए, उधर होगा 220 वोल्ट, उधर 11,000 वोल्ट खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? चार्ज जाएगा, हाई वोल्टेज है उधर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर। चलिए, अच्छी बात है कि आपने सब कुछ समझ लिया। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये 1 फराड का क्या फीलिंग है, इसकी क्या फीलिंग है, ठीक है। इस फीलिंग को समझते हैं। मेनली फीलिंग हम क्यों समझना चाहते हैं कि देखिए कि आखिर कैसे ये साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, तो चलिए ये भी समझा दूंगा मैं पहले यहाँ पे और यहाँ पे, तब आगे बढ़ूंगा। ये दोनों तो समझ लिया आप लोगों ने कि जिंक का है कि कॉपर का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अमाउंट ऑफ चार्जेस, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि मेरा बाके बिहारी मुझे अपना समझता है, ठीक है। तो साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, जितना ज़्यादा बड़ा कंडक्टर रहेगा
उतना ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, अगर सपोज करो सराउंडिंग का जो मीडियम है वो कैसा है, वो एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक समझ पा रहे हो, कोई मतलब नहीं एल्कोहलिक, नशीला, सॉरी हैमर्स, थोड़ा सा सच में अल्कोहलिक हो गया था मोमेंटम। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो मेनली क्या है कि नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मीडियम कैसा है उस पर इफेक्ट करता है। मान लो अगर हम एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, सपोज कर लो ये क्यू है चार्ज, और इसके चारों ओर जो मतलब सपोज करिएगा कि जो चारों ओर का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इसके विपक्ष में चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे चार्जेस होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब ये क्यू नॉट आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम के कारण क्या हो गया, सिकुड़ गया है, यानी इसकी एबिलिटी इस मीडियम के कारण क्या हो गई है, कम हो गई है। समझ में आ रहा है, ऐसी कहानी बन गई। यार फिर से समझो, इसको मैं मिटा दूँ, इसको तो समझ लिया होगा आप लोगों ने। देखिए कितना सन्न मिट रहा है, देखिए। चलिए देखिएगा, तो मेनली एक चार्ज है Q और मैं यहाँ पे इस Q नॉट को इसके नज़दीक लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से उठा के। यहाँ पे एक ऐसा मीडियम है, इस मीडियम में इसकी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड अपॉन मीडियम। यस और नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड अपॉन मीडियम। हाउ डू यू से दैट सर, मैं प्रूफ करके देता हूँ। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और मेनली जो एप्सिलॉन नॉट आप देख पा रहे हो, ये कहता है कि मैं फ्री स्पेस की परमिटिविटी हूँ, मैं डिपेंड कर रहा हूँ बेटा। जिस दिन तुमने फ्री स्पेस चेंज किया, बीच में किसी मीडियम को डाल दिया, पानी डाल दिया, हवा डाल दिया, तो मैं उस कंडीशन में क्या होऊंगा, चेंज हो जाऊंगा। जो तुम मेरी वैल्यू यहाँ पे पढ़ रहे हो 8.85 × 10⁻12 पढ़ रहे हो, ये एक्चुअल में फ्री स्पेस की है। स्पेस चेंज करोगे सब चेंज कर दूंगा मैं, है वैसे में मेरी वैल्यू चेंज, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। जो पहले बहुत तगड़ा खींच रहा था धीरे धीरे खींचेगा। ठीक, समझ में आया, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गई तो पोटेंशियल कमजोर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो यही बात है कि भैया सराउंडिंग का मीडियम कैसा है और दूसरा नेबरहुड कंडक्टर कैसा है कि नहीं है। अगर बगल वाला भी कंडक्टर होगा तो पोटेंशियल इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स ये चार्ज यहाँ से दूसरे पे भी कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। पूरा यूवेजेन क्या बोलते हैं, यूवेन चहल वाला पोस्ट था आपका अभी फिलहाल में। चलिए ठीक है, आएगा समझ में। तो डिपेंड और नॉन डिपेंड कैसे कर रहा है, समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। युजवेंद्र चहल हमारे वहाँ के स्पिनर हैं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1 फराड की कैपेसिटी को समझते हैं मेनली। तो चलिए देखिएगा, मेनली हम बात करेंगे जो C है, C की वैल्यू क्या आई है, थोड़ा सा मैं फील यहाँ पे आपको कराऊँ। मेनली आप जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू कितना होता है ये बताइए। V इज इक्वल टू कितना होता है सर, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, है ना। अगर चार्ज मेरा Q है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल चार्ज Q हो जाएगा, और अगर क्या बोलते हैं मैंने डिस्टेंस R ली है तो R। क्लियर है, इतना तो पता है, नहीं समझ में आ रहा सर। मान लो ये Q चार्ज है ना, और मैं यहाँ से Q नॉट को R डिस्टेंस पे ला के रख रहा हूँ, ठीक है। और इस R डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल चेक करूँ, R डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल चेक कर रहा हूँ जो P पॉइंट पे है, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल चेक करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और Q अपॉन R होगा। थोड़ा सा फील करिएगा क्योंकि मज़ा आएगा यहाँ पे। अब V की वैल्यू मिल गई। अब चूंकि हमको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V के जगह पे क्या डाल दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, ये जितने नीचे हैं सब चले जाएंगे ऊपर। तो C की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आ गया कि नहीं आ गया, आया ना, क्लियर है। ये भी वैल्यू पहले आप याद रख लेंगे, ठीक है। इतनी वैल्यू याद रह जाएगी, हाँ या ना। ये मैंने एक चार्ज के लिए लिया कि जो एक स्फेरिकल चार्ज है उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी कितनी होगी, इतनी होगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा 1 फराड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। 1 फराड के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा कंडक्टर है, सपोज कर ले रहा हूँ कि ये जो मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास टोटल चार्ज कितना था, Q था। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस कंडक्टर का कितना रेडियस होगा, कि ये कितना चार्ज होल्ड करके रख पाए, सॉरी इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो पाए 1 फराड। दैट मीन्स ये 1 कूलम चार्ज अपने ऊपर क्या कर पाए,
अपने ऊपर होल्ड कर पाए और कितना पोटेंशियल डेवलप कर पाए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कर पाए। तो मैं 1 फराड कैपेसिटेंस के लिए मैं चाहता हूं कि 1 फराड कैपेसिटेंस के लिए इस चालक को अपना रेडियस कितना बनाना पड़ेगा ये देखना चाह रहा हूं मैं। देखा जाए। चलिए, तो मैं अगर R की वैल्यू निकालूं, यहाँ से निकाल सकता हूँ, R की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो R की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, C/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। मेनली आप जानते हो C की वैल्यू कितनी है, 1 है, चूँकि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चूँकि C इज इक्वल टू 1 फराड, ठीक है, 1 फराड यहाँ पे रख दो, तो 1/4 पाई, 4 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 हो गया। इस पूरे को ऊपर लेके चले जाओ, या इसको भी क्या कर दो, 3.14 कर लो, सबसे बेटर रहेगा, कोई कटने पिटने जैसी ऑप्शन है नहीं। 10 पे पावर माइनस 12 को ऊपर लेके चले जाओगे, इधर क्या बचा हुआ है R, तो क्या मेरे पास आएगा, 10 पे पावर 12 अपॉन पूरे के नीचे 4 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 3.14 इंटू 8.85, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा R। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, बहुत बड़ी। क्लियर है, कितनी बड़ी वैल्यू, आंसर में क्या मिलेगा आपको, 9 इंटू 10 पे पावर 6 किलोमीटर, क्या मिलेगा, 9 इंटू 10 पे पावर 6 किलोमीटर, याद रख लेना। इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 इंटू 10 पे पावर 6 किलोमीटर। समझ पा रहा है, समझ में आ रहा है, यानी सोचो इस कंडक्टर का रेडियस कितना है, बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। 9 इंटू 10 पे पावर 6 किलोमीटर मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग, अर्थ के रेडियस के भी बहुत बड़े हो गए। अर्थ का रेडियस कितना है बताइए, 6 इंटू 6400 किलोमीटर है, किसका, अर्थ का रेडियस। और ये बताओ कितना है, बहुत ज़्यादा है, 9 में 6 हो गया, यानी 90 लाख किलोमीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे 9 में 10 जीरो जोड़ देंगे तो 9 लाख, और 6 जीरो हो गया तो 10 लाख, 10 मतलब 6 जीरो मतलब 10 लाख ना, 10 लाख गुणे 9 तो 10, 90 लाख किलोमीटर कंडक्टर का रेडियस होना चाहिए, इतना बड़ा, यानी हमारी पृथ्वी भी उसके सामने क्या है, बहुत छोटी है। आया समझ में कि नहीं आया, तो आई थिंक फील आ गया होगा, फराड का भी, C की वैल्यू भी समझ में आ गई होगी, आज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज के टॉपिक को यहीं पे विराम दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक और नई चीज़ पढ़ेंगे, और वो नई चीज़ अब इस पर डिपेंड करेगी, और उसका मैं देखो सस्पेंस नहीं रखूँगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, कल के डेट में हम लोग पढ़ने जाएंगे कैपेसिटर। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस बनाएंगे हम लोग कैपेसिटर, यानी जितना कुछ है अब सब इकट्ठा नॉलेज डालेंगे एक जगह पे और एक डिवाइस का निर्माण करेंगे जिसका नाम क्या होगा, कैपेसिटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हेमर्थ।